हेलो डियर स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ बोर्ड CGBSE कक्षा 12वीं के भौतिक विषय के विगत 6 वर्षों में जो परीक्षा लिए गए हैं बोर्ड द्वारा, उस बोर्ड की परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आते हैं उसमें 3 सेट होता है। 3 सेट में जो प्रश्न पत्र रहता है उस प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, जिसमें हमारा सर्वप्रथम मिलता है हमारे पास 1 अंक वाले। 1 अंक के पश्चात हमारा रहता है 2 अंक वाले भी होते हैं, 3, 4, 5 और 6 अंक वाले। तो इस वाले वीडियो में हम आज 1 अंक वाले प्रश्न का दूसरा भाग करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका एक भाग पूर्ण हो चुका है। जो विद्यार्थी उस पहले वाले भाग को नहीं देखे हैं, बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है, बेहतरीन क्वेश्चनों का संग्रह रखा गया है। आज हमारा दूसरा भाग है, भाग 2 है, आज ये कर रहे हैं इस वीडियो में। जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अंदर में लगे हुए हैं विथ रीजन। 1 नंबर का है लेकिन उसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक 2 नंबर के लायक भी हम बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देख लीजिए, यहां पर लिखा है विशुद्ध प्रतिरोधक, ठीक है, युक्त AC परिपथ में वोल्टता और धारा के बीच कालांतर कितना होता है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर है विशुद्ध प्रतिरोधक प्योर रेजिस्टर युक्त AC परिपथ में वोल्टता और धारा के बीच कोई कालांतर नहीं होता। मतलब उसका जो फेज जो डायग्राम है, ठीक है, कला वाला जो डायग्राम बनता है, V भी इधर रहेगा, I भी रहेगा, दोनों सेम डायरेक्शन। क्लियर हो गया बात। चलिए यहां पर 0 डिग्री 0 अंश का बनेगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए। बोल रहा है किसी संधि डायोड को अग्र अभिनति में रखने के लिए उसे बैटरी के साथ किस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए था। पिछले वाले वीडियो में हमने पश्च अभिनति के बारे में बताया था। तो चलिए देखते हैं ये क्या लिखा है। किसी संधि डायोड जंक्शन डायोड को अग्र अभिनति में रखने के लिए डायोड के P सिरे को, देखो P जो N और P रहता है, ठीक है, उसका हमारे पास एक N सिरा एक P सिरा। तो जो P वाला है उसको धनात्मक के साथ, तो धनात्मक धनात्मक P मतलब होल, ठीक है, होल वहां पर ज्यादा रहेगा, धनात्मक वाले को क्या करेगा, धकेलेगा। और N है हमारा, क्या करेगा, ऋणात्मक सिरे से जुड़ना चाहिए, तब ये क्या होगा, अग्र अभिनति में जाएगा। स्पष्ट है बात, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगले के लिए। क्या लिखा है, क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है या अदिश राशि। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक लिखिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, देख लीजिए। सबसे पहले बता दूं, ये एक क्या है, सदिश राशि है जिसका मात्रक आएगा कूलम मीटर। एक बार और पूछ लिया गया है, ठीक है, मतलब ये रिपीट हुआ है किसी वर्ष में। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। यदि प्रकाश स्रोत स्लिट के आकार का हो तो किस प्रकार का तरंगाग्र बनता है। तो देखिए, स्लिट के आकार का हो तो जब प्रकाश स्रोत स्लिट संकीर्ण रेखीय स्रोत, मतलब स्लिट क्या रहता है, देखिए ये ऐसा छिद्र रहेगा, यहां पर एक रेखा की तरह प्रकाश स्रोत इसमें से जाएगा। ये क्या होगा, अगर मान लो छिद्र ये है तो ये क्या होगा, बेलनाकार बनाएगा अपना, है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था ऐसा ही, ठीक है। तो रैखिक स्रोत की भांति कार्य करेगा और जो तरंगाग्र है वह किस प्रकार का होगा, बेलनाकार सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट आपको देगा। स्पष्ट हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए। अब ये देखिए, डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण
लिखिए, ये पिछले वाले वीडियो में भी आया है, मतलब ये प्रश्न बार बार दोहरा हुआ है। तो इसका देख लीजिए थोड़ा विस्तार पूर्वक, कुछ चीजें आपको विस्तार पूर्वक मिलेंगी। तो डी ब्रॉगली का जो तरंग समीकरण है वो है हमारा लेमडा बराबर एच बाई पी। एच प्लांक नियतांक है, पी उसका संवेग है, और पी बराबर क्या होता है, एम गुणित वी। ठीक है, द्रव्यमान गुणित वेग, वो हमारा होता है संवेग। क्लियर हो गया? यहां पर सब लिख दिया गया है, नोट में है, डी ब्रॉगली के अनुसार गतिशील कण है ना का तरंग व्यवहार होता है द्वैती प्रकृति, है ना, कण और तरंग दोनों। क्लियर हो गया? पार्टिकल एंड वेव नेचर। चलिए अब ये देखिए, विद्युत विभव का एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। क्या है हमारा प्रश्न ये? देखिए, तो विद्युत विभव का जो मात्रक है वो हमारा वोल्ट है, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला अर्थात विमीय सूत्र है एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 1। ठीक, क्लियर हो गया बात? ये हमारा क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र। स्पष्ट है बात? चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। लेंज का नियम लिखिए। लेंज का नियम, ठीक है, क्या लिखा है, लेंज के नियमानुसार प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ऐसी होती है जो उत्पन्न होता है अपने ही उत्पन्न होने के कारण का क्या करेगा, विरोध करेगा। उस कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा वह क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। क्लियर हो गया बात? यही लेंज का नियम है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। और देखिए यहां पर क्या लिखा है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग वायु के स्थान पर पानी में किया जाए। मतलब जो वायु में कर रहे हैं उसको यदि पानी में करेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा बोल रहा है। तो इसका उत्तर होगा, वो होगा यंग के द्विस्लिट प्रयोग से यदि हम वायु के स्थान पर पानी का प्रयोग करें तो फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी, क्योंकि जल में प्रकाश का तरंग दैर्घ्यमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो ये आप बताते हैं। ठीक है, ये देखो बीटा हमारा फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है, ठीक है, जो कि हो गया मेरा लेमडा डी बटे छोटा डी। डी मतलब ये क्या है, जो हमारा स्लिट के बीच की दूरी है, ये स्लिट के बीच की दूरी, द्विस्लिट है ना, और ये क्या है, स्लिट से पर्दे तक की दूरी। स्पष्ट है? अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, जब हम लोग हवा या वायु के स्थान पर यदि पानी लाएंगे, ठीक, क्लियर हो गया बात, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेमडा का जो मान है तरंग दैर्ध्य, ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, पानी में जो उसकी गति है कम हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगा। तो ये देखो डी और, तो यहां पर आप देखेंगे अगर दोनों को नियतांक रख दिया जाए, डी कैपिटल डी और स्मॉल डी को, तो बीटा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, लेमडा के। मतलब बीटा का डायरेक्ट प्रभाव लेमडा से पड़ेगा। तो यदि हमारा लेमडा कम हो रहा है तरंग दैर्ध्य, बीटा भी कम हो जाएगा, अर्थात फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो भी कम हो जाएगी। स्पष्ट है बात? चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए। अब देखिए यहां पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा देने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान से स्पष्ट सुनिएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन जिसको बोला जा रहा है, ठीक, क्लियर हो गया? एक मिनट, थोड़ा सा समस्या आ गया, एक मिनट। चलिए देख लेते हैं, इसको क्लियर कर देता हूं मैं समस्या। चलिए देख लीजिए, ओके, स्पष्ट हो गया, दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल। अब देखो यहां पर ये ऑटोमेटिक लिखा रहा था। चलिए यहां पर देखिए, प्रकाश की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, ना कि उसके
आवृत्ति पर, मतलब आवृत्ति बढ़ाने से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की केवल गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वेग में बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसके संख्या में देखो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग चीज है, उसकी गति का बढ़ना अलग चीज है। तो यहाँ पर संख्या के बारे में पूछा है, ठीक है, तो संख्या अपरिवर्तित रहेगी, वही रहेगी। क्लियर हो गया बात? ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक का नाम लिखिए। बहुत सरल प्रश्न है ये। देखो, पी प्रकार का है, पी टाइप का अर्धचालक, बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होंगे वो होते हैं आपके होल होते हैं, ठीक है। एक होल होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें पी वाले में आपका होल की संख्या ज्यादा रहेगी, ठीक है, मतलब वही आवेश वाहक होंगे आपके। चलिए बढ़ते हैं, तो फिर संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। अब देखिए, संधारित्र कैपेसिटेंस, ठीक है, इसका एसआई मात्रक है वो है फेराड या फेरेड। इसका विमीय सूत्र है M-1 L-2 T का पावर 4 और A का पावर 2। स्पष्ट हो गया? ये इसका आ गया विमीय सूत्र। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब यहां पर बोल रहा है फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम लिखिए। तो प्रथम नियम क्या कहता है, जरा देख लीजिए। प्रथम नियम कहता है कि फेराडे का विद्युत चुंबकीय का प्रथम नियम कहता है, जब किसी बंद कुंडली या परिपथ के भीतर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब उस कुंडली या परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। क्लियर हो गया बात? मतलब चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, किसी भी तरीके से परिवर्तन हो, चाहे आप चुंबक को आगे पीछे करें, चाहे कुंडली को आगे पीछे करें, चाहे दोनों को आगे पीछे करें, तो ये हमारा परिवर्तन होना चाहिए और जो उसमें बल क्या होगा, उत्पन्न होगा। ठीक, क्लियर हो गया? यही पहला नियम है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब यहां पर बोला है, देखो, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर पूछ रहा है, लेकिन यहां पर दिया है यदि दोनों स्लिट के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए। इस बार आपका ये देखिए, यंग का द्विस्लिट प्रयोग है, वो बोलता है यदि दोनों स्लिट के बीच की दूरी डी, छोटा डी को कम कर दिया जाए तो फ्रिंज पट्टी की चौड़ाई बीटा जो है हमारी बढ़ जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी। अब कैसे बढ़ेगी, जरा देखो। ये देखो, आपका सूत्र होता है बीटा बराबर लेमडा बड़ा डी बटे छोटा डी। ये इसको आपको कम करने को बोल रहा है ना भाई, यही स्लिटों के बीच की दूरी मतलब छोटा डी को ये कम करने को बोल रहा है। तो ये दोनों नियत, इसको नियत रख रहा है, तो बीटा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का तात्पर्य है अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपात को ग्रहण कर लेगा ये, ठीक है, वो उल्टा चलता है व्युत्क्रमानुपात मतलब, इसीलिए फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी। स्पष्ट है? चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए। आपके द्वारा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहां पर वेग पर बोल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो अभी बताया गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक। तो यहां पर बोला प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, अतः प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का वेग में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, ठीक। अब यहां पर थोड़ा सा गणितीय रूप में उसको स्पष्ट करता हूं मैं। देखिए, के काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर 8 म्यू माइनस 5, यहां पर हमारा कार्यफलन है, एच म्यू, ठीक है, ऊर्जा है। अब यहां पर देखो, ये जो है म्यू का मतलब होता है आवृत्ति, ये बढ़ा, ये ज्यादा हुआ तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। के बढ़ जाएगा, मेरा ध्यान से सुनते जाओ, के बढ़ेगा। अब देखो यहां संबंध है, मतलब 1/2 mv², ये बढ़ेगा। इसका मान कब बढ़ेगा, द्रव्यमान तो नहीं बढ़ रहा है, जब v, तो जब मेरा के बढ़ेगा तो ये अनुक्रमानुपात में है, के अनुक्रमानुपात में है v², ये बढ़ेगा तो ये भी क्या रहेगा,
बढ़ जाएगा। अनुक्रमानुपात का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। स्पष्ट हो गया बात? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और हम भी बढ़ जाते हैं। अब ये देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न, जरा देखो। प्रश्न कह रहा है हमारा, इन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक का नाम लिखिए। अभी इन प्रकार का बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है इन प्रकार के जो अर्धचालक हैं, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश जो वाहक होंगे वो हमारे पास होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, पी टाइप वाले में होल और एन टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन होंगे। स्पष्ट हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखिए फिर से आ गया वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णक एसआई मात्रक लिख, इस बार विमी सूत्र फिर से आ गया। चलिए इसका कूलम मीटर तो होगा ये एसआई मात्रक। ये देखो क्या लिखा है, एम नॉट L1 T1 और A1। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, Q इंटू 2L। ठीक है, Q का मतलब क्या होगा, I बटा T, सॉरी I इक्वल टू Q बटा T होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I गुणित T 2L। I मतलब एम्पियर हमारा, T मतलब टाइम और L मतलब लंबाई मतलब L। M नहीं रहेगा भैया, इसलिए ये आया। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है हमारा, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम लिखे। पहला तो हमारा है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है जरा देख लो। दूसरा नियम कहता है कि फेराडे चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम, जो कि कहता है चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन, जितना तेजी से हम परिवर्तन करेंगे फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है, आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, ठीक, लेकिन जितना तेजी से परिवर्तन करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, मतलब उसका प्रभाव कहां पर पड़ेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब अगर तेजी से परिवर्तन करेंगे तो ज्यादा और कम तेजी से परिवर्तन करेंगे तो कम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। मतलब मात्रा को बता रहा है। पहले बताया कि विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और कितना होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, ये दूसरा नियम में बता दिया उसने। चलिए E बराबर EMF ठीक माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है, और ये हमारा नीचे है समय में परिवर्तन। समय में परिवर्तन जब भी आता है मतलब दर की बात होती है। स्पष्ट हो गया बात? ये माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये विरोध करता है। ठीक है, चलिए अब लिखा है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए। देखो बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर डी बड़ा हो गया तो स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी मतलब डी। देखो तीन चीजें हैं, एक बार लेमडा के बारे में पूछा, ठीक, मतलब तरंग दैर्ध्य क्योंकि वायु से पानी बना दिया। एक बार हमारा दोनों स्लिट के बीच की दूरी को किया, दूरी के बारे में। अब स्लिट से पर्दे के बारे में, तो चलिए बीटा क्या बोल रहा है, बीटा क्या हो जाएगी, चौड़ाई बढ़ जाएगी। अब इसका कारण बताता हूं मैं। बीटा बराबर वही होता है लेमडा डी बटे डी। ये दोनों नियत है, इस पर बोल रहा है तो देखो अनुक्रमानुपाती आपको दिख रहा होगा, मतलब जैसे जैसे दूरी को बढ़ाओगे चौड़ाई बढ़ेगी। स्पष्ट हो गया बात? चलिए फैलाव बढ़ते जाएगा। बढ़ते हैं अगले में। आपके द्वारा आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, संख्या पर बोल रहा है इस बार। उस बार देखो वेग पर बोला था, इस बार संख्या पर, वो भी तीव्रता। एक बार तरंग दैर्ध्य सॉरी आवृत्ति के बारे में बोला था, आवृत्ति का संख्या पर। देखो प्रश्न को थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है, आपको समझना पड़ेगा, सब एक जैसा लगेगा नहीं है। चलिए देख लीजिए, जब आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तीव्रता बढ़ाएंगे मतलब जो सतह पर फोटानों की जो संख्या है वो बढ़ेगी, और फोटानों की संख्या बढ़ेगी तो अधिक फोटान अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या निकाल सकते हैं,
बाहर। जितना ज्यादा फोटॉन गिरेगा सतह पर उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो वे किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार बनेगा। तो बोल रहा है यहां पर, यदि शुद्ध अर्धचालक में यदि त्रिसंयोजी, ये वाला प्रश्न कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, अशुद्धि ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाई जाती है तो वो क्या होगा, पी प्रकार का बनेगा। जैसे त्रिसंयोजी का मतलब बोरान, एल्यूमिनियम, ये सब 30 संयोजक वाले इलेक्ट्रॉन है जिसमें एक रिक्त स्थान मतलब होल बनता है, और होल बनने से पी प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा। ये क्लियर हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखो, किस रंग का प्रकाश प्रिज्म से सर्वाधिक विचलित होता है। ठीक है, चलिए तो हमारा इसका उत्तर है वायलेट अर्थात बैंगनी रंग का प्रकाश जो है प्रिज्म से सबसे अधिक विचलित होता है। यहां पर प्रिज्म जैसे हमारा बनता है, आती है श्वेत प्रकाश किरण, टकराती है तो बैजानी पिनाला या विबग्योर, ये देखो, ये समझ में आ गया बात। तो देखो ये सबसे रेड है, लाल है, वो सबसे कम, इसलिए ऊपर की ओर है। सबसे ज्यादा मुड़ा कौन, बैगनी, बैगनी, इसलिए विचलित सबसे ज्यादा वही हुआ। स्पष्ट हो गया ना। तो यहां पर लिखा है क्योंकि वायलेट का जो तरंग दैर्ध्य है सबसे कम होता है और अपवर्तनांक अधिक होने के कारण वह अधिक क्या होता है, मुड़ जाता है। स्पष्ट हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं। ये तरंग दैर्ध्य और जो अपवर्तनांक है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में होते, ठीक, एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा। चलिए ये देखो जबरदस्त प्रश्न है, नहीं दिख रहा है, मैं पढ़ के बताता हूं। दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, गजब का लॉजिकल प्रश्न दिया है, के बीच लगने वाले बल की प्रकृति लिखिए। यदि Q1 और Q2, यहां देखो Q1 Q2 छोटा है 0 से, ये बोल रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए Q1, यदि Q1 गुणित Q2 छोटा है 0 से, कोई भी अगर चीज किसी का गुणा यदि 0 से छोटा है मतलब वो ऋण आया, ऋणात्मक आया। और ऋणात्मक कब आता है, जब एक पहला धान दूसरा ऋण रहे या पहला धान और दूसरा ऋण रहे, अर्थात क्या हो गया, विपरीत आवेश को बता रहा है ये, ठीक है, विपरीत आवेश को बता रहा है। विपरीत आवेश लगेगा, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा भैया। स्पष्ट हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखिए यहां पर लिखा है, एक नैज अर्धचालक को इन प्रकार के अर्धचालक में कैसे परिवर्तित किया जाता है। चलिए तो इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है कि किसी नैज अर्धचालक को इन प्रकार अर्धचालक में बदलने के लिए पंच संयोजी, देखो वही थोड़ा सा घुमा फिरा के कोई पूछ रहा है, पेंटावेलेंट अशुद्धि जैसे कि आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी क्या हो जाती है, मिलाई जाती है। ये जो पंच संयोजी अशुद्धियां अर्धचालक में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, तो 5 संयोजी वाले हैं पंच संयोजी, उसमें क्या होगा, आपका एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बनने लगेगा। अधिशेष मतलब मेजॉरिटी आवेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार नैज अर्धचालक इन प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, क्या मिलाने से, पंच संयोजी अशुद्धि मिलाएंगे तो। क्लियर हो गया बात, बस इतना ही लिखना है। चलिए देखते हैं, धारितीय प्रतिघात क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्या लिखा है जरा देखो, धारितीय कैपेसिटेंस वाला है, परिपथ में जो संधारित्र के कारण जो रुकावट पैदा होगा, इसमें धारा के प्रवाह में, देखो धारा के प्रवाह में हमारा प्रतिरोध तो होता ही है, ठीक है, क्लियर हो गया बात। लेकिन संधारित्र भी रख देने से क्या हो जाएगा, वो धारा के प्रवाह का विरोध करने वाली राशि धारितीय को क्या बोलते हैं, उसे प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। इसको एक्स सी द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका मतलब होता है 1/ओमेगा सी।
ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई, एफ मतलब आवृत्ति और ये सी मतलब कैपेसिटेंस, ठीक है। और इसका अभी चूंकि ये विरोध कर रहा है धारा का, जो धारा का विरोध रहेगा उसका तो जानते हैं मात्रा क्या होगा, ओम ही रहेगा। स्पष्ट हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न, चाहे एक लोग मिलके करें चाहे दो लोग मिलके करें, धारा को विरोध करेंगे तो ओम ही उसका मात्रक होगा। चलिए बढ़ते हैं तो फिर, तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं? थर्मोनिक इमिशन। अब ये क्या होता है? थर्मल मतलब होता है ताप, तो इसका मतलब ताप से संबंधित है। जब किसी धातु या अधात्विक पिंड को उच्च तापमान तक गर्म करते हैं तो उसके जो सतह में जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने क्या होते हैं, सतह को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब गर्म करते हैं वह ऊर्जा प्राप्त करेगा और ऊर्जा प्राप्त करके क्या होता है, अपने सतह को छोड़कर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के इस उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। ताप पाने के कारण वो क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है, इसलिए उसको तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। स्पष्ट हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, और ये रहा हमारा अगला। अगला बोल रहा है धातु के कार्य फलन को परिभाषित करिए। तो धातु का जो कार्य फलन है उसकी परिभाषा है इस प्रकार है, किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, देखो भैया इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा, ऊर्जा। कम से कम जितने ऊर्जा पाकर हो या ऊर्जा लेकर हो बाहर निकल जाए तो उसी न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का क्या बोलते हैं, कार्य फलन कहेंगे। ठीक, स्पष्ट हो गया। धातु से उसके सतह से इलेक्ट्रॉन को क्या करना, बाहर निकालना है। बाहर कैसे निकलेगा, जब वो कुछ ऊर्जा ग्रहण करेगा तो कम से कम ऊर्जा जिससे वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। बढ़ते हैं अगले के लिए। बिल्कुल, क्या बोल रहा है, एक नए अर्धचालक में होलों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अनुपात कितना होता है? चलिए, प्योर सेमीकंडक्टर, तो भैया जितना होल रहेगा उतना ही क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दोनों की संख्या बराबर रहेगी। और जब संख्या बराबर होती है तो कभी भी संख्या यदि बराबर हो तो उसका अनुपात 1:1 हो जाता है। ठीक है, तो इसी को लिखा है नैज, अर्थात शुद्ध अर्धचालक में होल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, अतः उसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए। अब इसमें लिखा है प्रतिबाधा क्या है, इसका एसआई मात्रक। तो प्रतिबाधा क्या है जरा देखते हैं। प्रतिबाधा की परिभाषा इस प्रकार है, प्रतिबाधा किसी प्रत्यावर्ती एसी करंट में परिपथ में धारा के प्रवाह को जो विरोध करने वाली कुल रुकावट। अब यहां पर कुल क्यों बोला, क्योंकि अकेला नहीं है, दुकेला भी हो सकता है, तिकेला भी हो सकता है। क्लियर हो गया बात। यह रुकावट प्रतिरोध और प्रतिक्रियात्मकता अर्थात रिएक्टेंस दोनों के कारण होगी। तो इसको सूत्र निकालने का सूत्र है जेड बराबर, ठीक है, जेड बराबर हमारा √r² प्लस x²। एक्स से दर्शाते हैं हम लोग, ठीक है, सी से कैपेसिटेंस वाले को एक्स सी से, ठीक है। और ये हमारा हो गया, और इसका जो मात्रक आएगा वो ओम आएगा, बता दिया मैंने अभी पहले बताया था कि भाई वो रुकावट पैदा कर रहा है धारा के प्रवाह को, मतलब वो ओम ही रहेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगला बोल रहा है किस रंग के लिए, किस रंग के प्रकाश के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी सर्वाधिक होगी। अब भाई रंग का तो प्रिज्म से कनेक्शन है, लेंस से क्या कनेक्शन है, तो जबरदस्त तरीके से इसको मैथमेटिकली मैं समझाऊंगा, बेहतरीन तरीके से आप समझने को कोशिश करिए। देखिए सबसे पहले थ्योरी समझते हैं। लाल रंग के प्रकाश के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी सबसे सर्वाधिक होती है। अब कारण मैं बताऊंगा, ये प्रिज्म से संबंधित है, आप इसको गौर करना जरा, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं पूरा क्या है। लेंस में फोकस दूरी प्रकाश के अपवर्तन पर निर्भर करती है। अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य के अनुसार बदलता है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है,
इसलिए उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, मतलब वो सबसे कम मुड़ेगा। ठीक है, लेंस द्वारा कम मुड़ा हुआ होता है, परिणाम स्वरूप लाल रंग की फोकस दूरी अधिक होती है। अब मैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से गणितीय रूप में समझाता हूं, ध्यान से सुनेंगे। ये देखो लेंस क्या होता है, कोई प्रकाश किरण समांतर आएगी, ठीक। चलिए दो स्थिति ले लेता हूं मैं। एक बार हमने लाल को लिया, लाल क्या हो रहा है, अब क्या होता है, कोई भी प्रकाश किरण समांतर होगा, नेक्स्ट दूसरे तरफ से वो अपने फोकस बिंदु से होकर जाएगी। अगर मैं बैगनी लेता हूं, मान लो बैगनी क्या है भैया, ये कम मुड़ा, कम मुड़ा मतलब दूर में काटेगा, दूर में काटेगा, दूर में काटेगा, दूर में, इसलिए फोकस दूरी इसकी ज्यादा रहेगी। बैगनी क्या है, ज्यादा ही मुड़ जाता है, ये देखो ज्यादा ही मुड़ गया कुछ, ये देखो ये हमारा लाल का है, ये बैगनी, मतलब उसकी फोकस दूरी कम होगी। बात स्पष्ट है, तो यही चीज को बताना चाह रहा हूं कि जो कम मुड़ेगा वो दूर में काटेगा, अपना कटान बिंदु दूर लेके जाएगा। स्पष्ट हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए। यहां पर बोल रहा है दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाले बल की प्रकृति लिखिए। यदि Q1 धन, वहां पर गुणा था, यहां धन दे दिया, बराबर है 0 के। थोड़ा गणितीय रूप में समझना पड़ेगा इसे हमें। देखो बोल रहा है यदि Q1 धन Q2 0 है, दो संख्याओं का योग यदि 0 है, ये तभी संभव है जब एक धन रहे और एक क्या रहे, ऋण रहे, या एक ऋण रहे और दूसरा क्या रहे, धन रहे। कुल मिला के ये विपरीत आवेश का है ये। और अगर आवेश यदि एक धन और एक ऋण है, तो निश्चित रूप से उनके बीच कैसा बल लगेगा, आकर्षण का ही बल लगेगा। स्पष्ट हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए। अब यहां पर लिखा है प्रेरकीय प्रतिघात क्या है, ठीक है। तो जो प्रेरकीय प्रतिघात है या प्रतिरोध है, जो भी समझ लीजिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वह विरोध है जो प्रेरक द्वारा, ठीक है, जो हमारा इंडक्टेंस द्वारा है, एसी धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जिसका हमारा है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल इक्वल टू 2 पाई एफ, मतलब आवृत्ति, और एल। और इसका मात्रक भी वही होगा, ओम। बता दिया, जो धारा के प्रवाह को रोकेगा उसकी एसआई मात्रक क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखिए, इस रंग के प्रकाश के लिए माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ये चलिए इसका उत्तर जानते हैं। बैगनी अपवर्तनांक, बोला कम तरंग दैर्ध्य, जितनी तरंग दैर्ध्य कम होगी अपवर्तनांक उतना क्या होगा, अधिक होगा। तो बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए उसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे अधिक हो जाएगा। स्पष्ट है बात। चलिए एक बात समझ में आ गया। चलिए तो बढ़ जाए हम लोग। चलिए यहां पर देखिए जरा क्या लिखा है, दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाले बल की प्रकृति लिखिए। यदि Q1 गुणित Q2 बड़ा है 0 से, इस बार बड़ा है 0 से दे दिया, बड़ा बड़ा कब आएगा, Q1 गुणित Q2 बड़ा 0 से कब आएगा, बड़ा 0 आया मतलब धनात्मक आना है, बोल रहे हैं। अब ये धनात्मक कब होगा, जब दोनों धन में रहेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ऋण में हो, मतलब हमारे पास समान आवेश। आवेश यदि समान है, ठीक है, आवेश यदि समान है तो ये नहीं होगा, आकर्षी नहीं होगा, ना होकर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, रिपल्सिव लगेगा। स्पष्ट हो गया बात। चलिए तो फिर आप बढ़ते हैं अगले के लिए। अब देख लीजिए हमारा अगला, निरोधी विभव से क्या तात्पर्य है, तात्पर्य बताना है। चलिए देखते हैं। निरोधी विभव से तात्पर्य उस न्यूनतम ऋणात्मक विभव से है जिसे किसी फोटो विद्युत
सेल के प्लेट पर लगाया जाता है ताकि उत्सर्जित सभी फोटो इलेक्ट्रॉनों को रोक दिया जाए और विद्युत धारा क्या हो जाए, शून्य हो जाए। इसके कई रूप में लिखा हूं। दूसरे शब्द में इसे हम बोलेंगे निरोधी विभव व न्यूनतम ऋणात्मक वोल्टेज है जो फोटो कैथोड से निकलने वाले सर्वाधिक ऊर्जावान फोटो इलेक्ट्रॉन को भी एनोड तक पहुंचने से, जिसके पास अधिक ऊर्जा रहेगा उस फोटो इलेक्ट्रॉन को भी कैथोड से एनोड पहुंचने में क्या करता है, रोक देता है। तो अंत में यही बोलेंगे कि निरोधी विभव वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जो उत्सर्जित सभी फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। स्पष्ट हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगले के लिए क्या बोल रहा है, एक नए अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक में कैसे परिवर्तित किया जाता है। इससे पहले पूछा था एन प्रकार के, ठीक। अब बोल रहा है हमारे पास पी प्रकार के, तो वहां पर हमने पेंटावेलेंट मिला दिया था। यहां पर देखो क्या मिलाएंगे हम, बिल्कुल त्रिसंयोजी। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी जैसे बोरान, इंडियम, गैलियम मिलाई जाती है तो वह पी प्रकार का अर्धचालक में क्या होता है, बदल जाता है। स्पष्ट हो गया? क्योंकि त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर होल्स की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बहुसंख्यक आवेशवाहक होल हो जाते हैं। समझ में आ गया बात? तो इस प्रकार से हमने आज जो हमारे विगत 6 वर्षों के प्रश्न पत्र में विभिन्न सेट्स में जो बोर्ड परीक्षा लिया गया है उसके प्रश्न पत्रों को, भौतिकी से संबंधित हमारा कक्षा 12वीं के सारे एक अंकीय प्रश्नों को हमने यहाँ पर संपूर्ण विस्तार पूर्वक हल कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट्स करिए, कमेंट में लिखिए कि वीडियो आपको अच्छा लगा। जो हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।